उर्मिला रमज़ान और मैंने BS मैथमेटिक्स किया हुआ है। आप सब लोगों को स्किल्स एकेडमी में खुशामदीद। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। अब जो चैप्टर नंबर 1 है वो है क्या असल में, वो है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, अगर हम मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के यूजेस देखते हैं या उसके हमारे पास जो बेनिफिट्स होते हैं वो देखते हैं तो हमारे पास इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैथमेटिक्स में भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, फिज़िक्स में हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं साइंस की, उसमें इसके फ़ायदे हैं। जब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम मैट्रिसेस की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। जो इस मैट्रिसेस था, इसका जो हमारे पास इसकी बुनियाद रखी थी वो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था कैले, उसने 19वीं सदी में रखी थी। क्लियर है इतना कि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों के, मैट्रिक्स के भी और डिटर्मिनेंट्स के भी। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। कि ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जिसको हम किसमें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दें तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास मैट्रिक्स है। ओके, किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी हम अरे चलाते हैं, किस तरह से होती है अरे, 0 से लेते हैं हम नंबर 1 2 3 से लेकर हमारे पास होते हैं 9 तक फॉर एग्जांपल जाते हैं। अगर हम इसको पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दें इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हम 8 तक ले जाते हैं इसको। ये एक अरे है, इस तरह से नंबर चलते जा रहे हैं। इसको हमने किसमें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दिया तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। अब मैट्रिक्स को डिनोट किस तरह से करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका नाम मैं ए रख देती हूँ। तो यहाँ पर हो गया ये मैट्रिक्स और ये उसकी एग्जांपल। मैट्रिक्स क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की जिसको हम ब्रैकेट्स पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। अब एक तो हम अरे ले सकते हैं, दूसरा हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशंस। अगर लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को अगर हम पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दें तो वो भी हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। लीनियर इक्वेशन अब क्या होती है, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर देखें ये x वेरिएबल है और क्या है, दूसरा वेरिएबल y है। इसमें क्या है, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। अब यहाँ पर तो एक इक्वेशन हम ले रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा इक्वेशंस हों हमारे पास तो हम क्या करते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स, इस नंबर को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स। ये 3 और 5 क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। अगर इन कोफिशिएंट्स को हम पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दें, एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन हों, उनके कोफिशिएंट्स को किसमें पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में इनक्लोज करवा दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास होता है रो ऑफ मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। कि रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि जो ऐसे नंबर्स जिनकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही होती है उसे हम रो ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कौन सी होती है, इस अरेंजमेंट को, जैसे ये मैंने बोर्ड मार्कर पकड़ा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो ये भी क्या है, रो ऑफ अ मैट्रिक्स है, ये भी रो ऑफ मैट्रिक्स है एंड ये भी रो ऑफ अ मैट्रिक्स है। यहाँ पर इसको हम क्या नाम देते हैं, ये R1 है। रो को किससे डिनोट कर देते हैं, R भी हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको नाम दे दिया रो 1 मतलब R1, तो ये क्या हो जाएगी R
2 और इसका नाम दिया R3, ये R3 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं रो ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। अब कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारे पास वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब जो मैट्रिक्स है उसमें जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स का कॉलम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो वर्टिकल लाइन ये है, एक वर्टिकल लाइन ये है, एक वर्टिकल लाइन ये है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, C1। कॉलम को किससे डिनोट कर लेते हैं, C से। ये C1, इसको C2 और ये क्या हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। क्या हमने पढ़ा, पहले मैट्रिक्स पढ़ा। मैट्रिक्स क्या होता है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स दैट इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ओके, कि ऐसी अरेंजमेंट जिसको हम ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करवा दें तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। और हमने यहाँ पर एग्जांपल भी देख ली कि हमने इनको इनक्लोज करवा दिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। तो मैंने डिनोट करवा दिया A कैपिटल से। तो यहाँ पर A कैपिटल मतलब A मैट्रिक्स, ये बन गया। अब उसके बाद पढ़ा है रो ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा है। अब रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो ऑफ मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसको कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम रो कैसे निकालते हैं और कॉलम कैसे मैट्रिक्स का। रो ऑफ मैट्रिक्स को अगर कॉलम ऑफ मैट्रिक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लिख दें तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। यहाँ पर देखें कितनी रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना रोज की, तो एक ये है और एक ये है। कितनी रोज हैं, 2। तो इसका 2, इसके बाद मैंने क्या बोला, क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये क्रॉस। अब कॉलम्स की तादाद देखें। कॉलम्स क्या होते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम्स बोलते हैं, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखो ये है एक वर्टिकल लाइन, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो कितनी इसमें कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 3 बनेगा। पहले रोज की तादाद को आपने लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, क्रॉस, और उसके बाद कॉलम्स की तादाद को। अब यहाँ पर आए तो देखें यहाँ पर कितनी है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। ये एक रो है, एक रो ये है, तो ये क्या आ जाएगी, पहले रो, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस लिखते हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम कॉलम ऑफ मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, इसमें 2 हैं। तो अब यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, 2। इतना क्लियर है। रो ऑफ मैट्रिक्स भी हो गया, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स भी और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट क्या होता है, इक्वल ऑफ अ मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, कुछ भी हम ले सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, हम ये लेते हैं, 2 मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी फर्जी नाम दे दिया, उनको फर्जी नाम दे लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करें, डेफिनेशन करें, तो इस वजह से फर्जी नाम ले लेते हैं। क्यों, हम क्या लेते हैं, A और B, 2 मैट्रिक्स लेते हैं। अब वो दोनों को डिनोट करते हैं A इक्वल टू B के साथ, और वो दोनों इक्वल कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है। इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन यूज होती है। सबसे पहले क्या होती है कि हमारे पास मैंने कौन से मैट्रिक्स के हैं आपको, A और B। ऑर्डर ऑफ A इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ B के, सॉरी यहाँ पर ऑफ लिखना था, ऑर्डर ऑफ B, ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऑर्डर मैंने आपको बता दिया कि 2 मैट्रिक्स में हमने लेनी है, एक A लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, B लेना है। उसके
उसके बाद हम इसको लिखते हैं कि ए इक्वल किसके है, बी के। इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है इक्वल मैट्रिक्स को। ए इक्वल हो जाएगा बी के इस तरह से। और दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो कौन सी कंडीशन होती है, वो है देयर क्या होता है, पहला इक्वल मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या लेते हैं, हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक ए और दूसरा बी लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इक्वल टू बी के साथ डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन होती है, इसमें यूज होती है कि सिर्फ और सिर्फ इक्वल कब होगा, जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होना चाहिए किसके, ऑर्डर ऑफ बी के। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उनकी जो आमने सामने वाली एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया ए मैट्रिक्स, जिसमें एंट्रीज थी यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8। फॉर एग्जांपल ये है 8। अब ले लिया एक और मैट्रिक्स जो कि क्या है, बी है। ओके, उसकी भी यहाँ पर क्या होगी, 1। यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 + 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 8 है तो 5 + 3 लिख लेते हैं इसको। अब देखो ऑर्डर इनका सेम है या नहीं। ऑर्डर मैंने क्या बताया था आपको कि हम रोज की तादाद को अगर कॉलम्स की तादाद के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पर अगर ए का ऑर्डर देखो तो कितना है, 2 × 2 है। इसी तरह से अगर बी का ऑर्डर देखें तो मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आएगा हमारे पास, वो भी 2 × 2। इतना क्लियर है। तो इनका जो ऑर्डर, पहली कंडीशन क्या थी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी होगा। तो यहाँ से आप देखें कि ऑर्डर ऑफ ए 2 × 2 है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो भी हमारे पास 2 × 2 है। तो इसका ये मतलब है जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई कि इनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। अब रही बात कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज की, दूसरी यही कंडीशन थी ना कि उनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, ए की पहली एंट्री क्या है, 1 है। तो आप बी की देखेंगे तो बी की पहली एंट्री भी हमारे पास इधर 1 है। अब यहाँ पे पहली रो की सेकंड एंट्री देखें तो 4 है। तो यहाँ पर भी देखो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। तो मतलब ये दोनों भी सेम है। अब सेकंड रो पे चले जाते हैं, ए की भी और बी की भी। अगर सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री को देखें तो वो 9 है। आप देखो सेकंड एंट्री बी मैट्रिक्स की जो है वो भी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री भी 9 है और इसकी भी 9 है। यहाँ पर चलें तो ए मैट्रिक्स में चलें, सेकंड रो की सेकंड एंट्री देखें तो क्या बनती है, 8 है। और यहाँ पर आए तो बी 5 + 3 कितना हो गया, 8। तो ये भी सेम है। इसका मतलब है कि ए हमारे पास इक्वल टू बी, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। आगे हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जो एक्सरसाइज है उसमें एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये एक्सरसाइज है आप लोगों के पास 1.1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिहाज से कि हमने क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है जो नीचे दिए गए मैट्रिक्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया, बहुत दफ़ा मैंने रिपीट किया है,
लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि हम अगर रोज की तादाद को कॉलम्स की तादाद के प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपने क्या फाइंड करना है, इक्वल मैट्रिक्स फाइंड करनी है। इक्वल मैट्रिक्स का मैंने अभी बताया आपको कि किस तरह से हम इक्वल मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स लिखते हैं कि ए और बी या कोई भी हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मुख्तलिफ दिए हुए हैं तो आप कोई मर्जी क्वेश्चन ले सकते हैं और कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। कब हो सकता है, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और दूसरा उनके जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो सेम होंगे। ये भी आप कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है और अननोन है, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ओके, हमारे पास क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अब हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म है तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जो ये एंट्री है ये इस एंट्री के इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल, और यहाँ से ये जो है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। पहले a प्लस सी इक्वल किसके आएगा, 0 के। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी a प्लस 2b इक्वल है -7 के, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब थर्ड जो है c माइनस 1 इक्वल किसकी है, 3 के, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 4 अगर हम लिखें तो वो है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को जो इजीली सॉल्व हो सकती है हमने वो देखनी है। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों में अननोन कितने हैं, एक अननोन दिया हुआ है। तो हम इन दोनों को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो वो है c माइनस 1 इक्वल टू 3, यही है ना। अब यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो ये c आ जाएगा 3 प्लस 1 जो कि इक्वल है 4 के। अब c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कितनी है, 4। अब हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं। यहाँ पर है 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d। अब इधर ये 2d क्या हो रहा है, ये dd दोनों है तो इन दोनों पे एक साइड पे ले जाते हैं। इधर ये 2d प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 4d माइनस 2d, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2d इक्वल टू 6 है, ये d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2d d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, सॉरी 2 है तो ये आ जाएगी 3। अब क्या हो गया, d की वैल्यू भी हमने निकाल ली जो कितनी है, 3 है। ये d की वैल्यू भी आ गई। अब हम निकालेंगे, अब इक्वेशन नंबर हमने किससे, 3 से c की वैल्यू निकाल ली। अब इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a प्लस c इक्वल है 0 पे, तो यहाँ पर c की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या निकाली है, 4 आई है। तो यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4 यहाँ से। अब a की वैल्यू भी आ गई। सेकंड इक्वेशन से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू -7 है। तो a की वैल्यू आ गई -4, यहाँ पर -4 पुट करेंगे, प्लस 2b इक्वल टू -7
अब ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2b इक्वल टू -7 प्लस 4 इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब इसको रेज करते हैं। तो 2b इक्वल आ जाएगा -3, तो b इक्वल आ जाएगा -3/2। अब यहाँ पे बुक पे जो आंसर है वो आपके पास है -1.5। अगर हम इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।